ताश के पत्ते। जुर्म की बिसात पर खेली जाने वाली खूनी बाजी। एक सनसनीखेज और दिलचस्प तरीन एडवेंचर नावल। मुसन्निफ अलीमुल हक हक्की। हेडक्वार्टर में मुल्क भर से ओवरटन की मौजूदगी की खबरें मौसूल हो रही थीं। मुख्तलिफ शहरों में अजीब वाक़यात हुए थे। न्यूयॉर्क में एक फ़्लाइट लेट हो गई, सिर्फ इसलिए कि एक खातून को शुबा था कि ओवरटन भी इस जहाज़ में सफ़र कर रहा है। एक इत्तला पर बोस्टन के एक मसाज पार्लर पर छापा पड़ गया। डेन्योर में साइका ट्रस्ट एसोसिएशन के इजलास में करारदाद पास की गई कि डेविड ओवरटन का प्रैक्टिस का इजाज़तनामा मनसूख होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में एक पेशगो ने ऐलान किया कि डेविड ओवरटन अमेरिका से भागकर क्यूबा चला गया है, जहां कास्त्रो ने इसे पनाह दे दी है। खुद फीरो पोर्ट पुलिस मुख्तलिफ इत्तलात की बिना पर 7 छापे मार चुकी थी, लेकिन ओवरटन नहीं मिला था। डेम्से का हुक्म था कि ऐसी हर इत्तला को संजीदगी से लिया जाए। जेम डेम्से, स्पाइक बर्ग्स और सैम ग्रेडी 6:30 बजे इन पहुंचे। न्यूज़ स्पेशल से आधा घंटा पहले ब्रेंडा के कहने पर डेम्से ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। बग्स भी यूनिफॉर्म में था। ग्रेडी ने धारियों वाला सूट पहना हुआ था। उस रोज़ अभी तक कोई कत्ल नहीं हुआ था, इसलिए फिजा में खौफ और कशीदगी और भी ज़्यादा थी। हो सकता है कि आज वो बाहर ना निकले, सैम ग्रेडी ने कहा। एक दिन की छुट्टी तो सभी करते हैं। इन तीनों के दरमियान निगाहों का तबादला हुआ। इस बात पर यकीन किसी को भी नहीं था, कहने वाले को भी नहीं। जब तवक्का ना हो तो और ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, डेम्से बोला। वो गोल्डन रूम में दाखिल हुए तो फील्ड मैन इनकी तरफ बढ़ा। वो इन्हें वॉर्न पैटी की तरफ लेकर गया, जो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा था। वो सभी पैटी को टीवी पर देखते रहते थे। वो इनके लिए अजनबी हरगिज़ नहीं था, लेकिन डेम्से को वो ऑफ द स्क्रीन निस्बतन छोटा लगा। फील्ड ने इन्हें मुतारिफ कराया। डेम्से को पैटी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत पुरसकून था और चंद मिनट में इसने उन तीनों को भी पुरसकून कर दिया। देखिए, मौजू बहुत सख्त है, वॉर्न पैटी ने कहा। हमें इसे बड़ी नज़ाकत से हैंडल करना है, ऐसे कि फेयरपोर्ट के साथ भी ज्यादती ना हो। ये कत्ल तो कहीं भी हो सकते थे। ये बदकिस्मती है कि ओवरटन ने आपके कस्बे को मुंतखब किया। ऑनेर जाने में 5 मिनट हैं। हजरात अपनी नशिस्तें संभाल लें, फील्ड मैन ने ऐलान किया। पैटी अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जो एक प्लेटफॉर्म पर रखी थी। अब वो एनबीसी का ब्लेयर्स पहने हुए था। प्रोड्यूसर ने इशारा किया। डेम्से ने देखा कि टेलीविजन कैमरे पर एक सुर्ख बत्ती रोशन हुई। वो कैमरा पैटी और तीनों मेहमानों पर मरकूज था। गुड इवनिंग अमेरिका, मैं वॉर्न पैटी आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त फेयरपोर्ट कनेक्टिकट में हूँ। ये स्पेशल न्यूज़ कास्ट है जिसमें पूरे अमेरिका को दिलचस्पी है। आप वाकिफ हैं कि न्यूयॉर्क से सिर्फ 60 मील दूर इस खूबसूरत कस्बे में 4 कत्ल हो चुके हैं। यहाँ जो हमारे 3 मेहमान हैं, ये इस बेरहम कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कातिल का नाम डेविड ओवरटन है। वो मकामी साइकेट्रिस्ट है। पैटी ने इन तीनों का अलग अलग तारुफ कराया। फिर 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसमें चारों वारदातों की तफसील थी और आवाम से अपील की कि वो डेविड ओवरटन को तलाश करने में पुलिस से ताउन करें। स्क्रीन पर 15 सेकंड तक ओवरटन की तस्वीर दिखाई गई। फिर कैमरे पर दोबारा रेड लाइट नजर आई और इंटरव्यू शुरू हो गया। पैटी ने डेम्से से पहला सवाल किया। चीफ डेम्से, आप अमेरिका के चंद बेहतरीन डिटेक्टिव में शुमार किए जाते हैं। क्या आपके ख्याल में डॉक्टर ओवरटन? वॉर्न पैटी को अपना पहला सवाल ही मुकम्मल करने का मौका नहीं मिल सका। 220 वोल्ट की बरकी रो माइक्रोफोन के रास्ते इसके हलक से गुजर गई थी। इसका वजूद मौत का खौफनाक बरकी रक्स कर रहा था। सैम ग्रेडी बेसाख्ता इसकी मदद के लिए उछला। वो पैटी से महज इंचों के फासले पर था कि डेम्से ने नाकाबिले यकीन फुर्ती दिखाई। इसे एक झटके से ग्रेडी को दूसरी तरफ वॉर्न पैटी से दूर उछाल दिया। साथ ही इसे मेन स्विच ऑफ कर दिया। एनबीसी नेटवर्क का पूरे अमेरिका में राब्ता नहीं रहा। बाद में नेल्सन ने रिपोर्ट दी कि उस वक्त 1,90,00,000 घरों में एनबीसी का वो प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा था। पूरी कौम ने डेम्से को हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करके सैम ग्रेडी की जान बचाते हुए देखा। फिर इसे स्विच ऑफ करके पैटी को बचाने की बेसूद कोशिश की। इसके साथ ही लाखों टीवी स्क्रीन तारीख हो गए। 2 मिनट बाद एनबीसी का न्यूयॉर्क स्टूडियो ऑन एयर आया और कोलंबो की पुरानी फिल्म दिखाई जाने लगी। फिर उसे रोककर वॉरेन पैटी के कत्ल का बुलेटिन पेश किया गया। गोल्डन रूम में गोश्त जलने की बू फैली हुई थी। एम्बुलेंस आई और पैटी की लाश लेकर गई। सैम ग्रेडी ने डेम्से का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जान बचा ली जेम। मैं तो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं था। मैंने अपनी दानिश में पैटी को बचाने की कोशिश की थी। एक और सेकंड की ताखीर होती तो मैं भी फ्राई हो गया होता।
उसका जिस्म लरज रहा था। बर्ग्स हालात चेक कर रहा था। ताश का एक पत्ता पैटी की कुर्सी के निचले हिस्से से टेप किया गया था। हुक्म का नहला। तो ये ओवरटन ही की हरकत है, वो बोला। हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन भी तो रहा है, लेकिन कब वक्त यहाँ पहुंचा कैसे? डेम्पसे खामोश था। वो कुछ सोच रहा था। चालाक कातिल ने 220 वोल्ट की पावर या तो किचन से ली थी या लॉन्ड्री से, और इसे टाइमर से एक्टिवेट किया गया था। 1,90,00,000 खानदानों को इस खौफनाक कत्ल ने दहला दिया था। इनमें से 30% इस वक्त खाना खाते हुए वो प्रोग्राम देख रहे थे। वो कठपुतली की तरह नाच रहा था। मैंने एक लाइव मर्डर देखा। मुमकिन है कि वो कल एक और न्यूज़ स्पेशल दिखाएं, लड़के ने कहा। बस करो बॉबी, माँ ने लड़के को डांटा। देखते नहीं बहन की तबीयत बिगड़ रही है, खाना खाओ और कोलंबो देखो। तो मम्मी, वो इस ओवरटन की तलाश में कोलंबो से मदद क्यों नहीं लेते? बॉबी ने कहा। आइडिया बुरा नहीं, माँ ने कहा। ये एक घर की नहीं बल्कि लाखों घरों की कहानी थी। बफेलो में सेनेटर बेंसन ने एक मोटेल के कमरे में अपनी सेक्रेटरी फ्लोरेंस हार्पर के साथ न्यूज़ स्पेशल देखा था, और अब 1 घंटे बाद खौफ से इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। कैसी खौफनाक बात है फ्लोरेंस, इसने अपनी सेक्रेटरी से कहा। मुझे लग रहा है कि मुझे फ्लू होने वाला है। तुम मुझे एक और स्कॉच बनाकर दो प्लीज़। लेकिन तुम पहले ही 4 जाम पी चुके हो हनी, सेक्रेटरी ने कहा। तुम तो दिन ब दिन मेरी बनती जा रही हो। मैं खुद ही ले लूँगा। सेनेटर ने अपने लिए जाम बनाया और इसमें बर्फ़ की 2 डलियाँ डाली। फिर से फ़ोन अपनी तरफ खींचा और एरिया कोड 203 डायल करने के बाद विंचेस्टर का नंबर मिलाया। टॉम, मैं विल्बर बोल रहा हूँ, इसने माउथ पीस में कहा। वो भी क्लब से वापस नहीं आई। मैं बुफेलो से बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत खौफनाक मंजर था। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बात यह है कि मुझे फ्लू हो रहा है। 2-4 दिन आराम करना पड़ेगा। नहीं, मेरी से कहो कि वो वापस ना आ जाए। एंजॉय करती रहे। मेरा स्टाफ मेरी देखभाल कर लेगा। मेरी से कहो कि इतवार को मेरी जगह खड़ी हो जाए। कोई मुश्किल काम नहीं। मेरी तकरीर पढ़े और नकाब कुशाई कर दे। इसे कहना कि मैं रात को फ़ोन करूँगा। इसे मेरा प्यार देना। शुक्रिया दोस्त, गुड बाय। सेनेटर ने रिसीवर रखा और स्कॉच के जाम पर हमला कर दिया। बाद में टॉम ने मैरी को वो पैगाम दिया तो इसे कहा कि ये तो इसे एजाज़ मिल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुलग रही थी। बुज़दिल आदमी, इसने सोचा। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इसे फ्लू नहीं हुआ, बल्कि फ्लू लाहक हो गई है। इसकी सेक्रेटरी फ्लोरेंस। अगर उसने फ़ोन पर होने वाली ये गुफ्तगू सुनी होती तो उसे बिल्कुल हैरत ना होती। दर हकीकत इसे तवक्का थी कि सेनेटर बेंसन फेयरपोर्ट के करीब भी नहीं पड़केगा। इसने अपने शिकारों पर ज़बरदस्त रिसर्च की थी। सेनेटर बेंसन इस लिस्ट में था भी नहीं। हाँ, मैरी बेंसन थी। टोनी रोको ने खाने के दौरान न्यूज़ स्पेशल देखा था। इसे वॉरेन बेटी को लाइव बर्की रू का शिकार होते देखा तो इसकी हालत बिगड़ गई। खाना इसके कपड़ों पर गिर गया। इसका बहुत बुरा हशर हो गया था। 1 घंटे बाद इसने 1 हफ्ते के लिए वेगास जाने का फैसला कर लिया। हम दोनों 1 हफ्ते की छुट्टी भी मना लें और लेफ्टी को यहाँ तनहा छोड़ दिया जाए। इसमें भी आफियत है। यूँ जब लेफ्टी और ओवरटन को हलाक करेगा तो कोई इस बात का ताल्लुक हमसे नहीं जोड़ सकेगा। लेफ्टी एंजिलो 9:30 बजे रात लास वेगास से न्यूयॉर्क पहुंचा। चौड़े छज्जे वाला हैट ने इसके चेहरे का बेशतर हिस्सा छुपा लिया था। इसकी निगाहें चौकन्नेपन से गिरदोपेश का जायजा ले रही थीं। वाइटी ने इसे रिसीव किया। फेयरपोर्ट मोटेल में पहले ही इसके लिए कमरा बुक करा दिया गया था। कमरा लैरी फ्लेमिंग के नाम से लिया गया था। अगर वो 1 हफ्ते में ओवरटन को तलाश करके हलाक कर देता तो इसे $1,00,000 मिलते। नाकाम रहता तो वेगस वापसी का किराया। लेफ्टी के नज़दीक सौदा बुरा नहीं था। इसे ये मालूम नहीं था कि जो $1,00,000 इसे मिलेंगे वो जाली करेंसी होगी। मालूम हो जाता तभी कोई बड़ा फ़र्क ना पड़ता। लेफ्टी को कत्ल करने में लुत्फ़ भी आता था, मगर यहाँ मसला ओवरटन को तलाश करने का था। किसी को इल्म नहीं था कि ओवरटन कहाँ है। रात 9:30 बजे उन्होंने बंधे हुए सेल डी मार्को को फाजिल सामान की कोठरी में से बरामद किया। मैं पेशाब करने गया था कि स्टेट पुलिस का वो ट्रूपर आया। मैंने पलट कर देखा, वो स्लेट जैसी ग्रे आंखें। मैं समझ गया कि वो डेविड ओवरटन है। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर इसे मेरे सर पर न जाने क्या मारा कि हवास ही रुखसत हो गए। डिमार्को बता रहा था। जोडी रॉडर्स को भी वॉरेन पेटी के कत्ल ने हिलाकर रख दिया था। इसे खुशी थी कि जिम ने ग्रेडी की जान बचा ली। जिम तो कुदरती तौर पर हीरो था। जोडी जब छोटी थी तो इतने अच्छे इंतखाब पर बहन से हसद करती थी।
शायद इसीलिए इसे शौहर के इंतखाब को अपने लिए बड़ा मसला बना लिया था। रिक को इसने मुस्तरद कर दिया। जैक के साथ मोहतात थी। वो दिलचस्प आदमी था, लेकिन अभी इससे मिले 2 ही दिन तो हुए थे। और अब पीटर बॉन्ड, शायद शायद इन दोनों के दरमियान बहुत कुछ मुश्तरक था। अब देखना था कि पीटर किस हद तक सीरियस है। पीटर ने 4:30 बजे फ़ोन करके डिनर का प्रोग्राम कैंसिल किया था। गैर मुतवक्का तौर पर वाशिंगटन से बुलावा आ गया था। इसका कहना था कि अब बस ये हो सकता है कि वो बुध को फेयरपोर्ट में इससे आ मिले। इसने वादा किया था कि वो हर रात फ़ोन पर इससे प्रोग्रेस मालूम करेगा। जूडी पूरे दिन सोती रहती थी, लेकिन थकन पूरी तरह नहीं उतरी थी। मुंह हाथ धोने के बाद वो पीटर के दिए हुए कागजात देखने लगी। दिलचस्प मामला था। 3 इंश्योरेंस कंपनियों ने इनकी फर्म की खिदमत हासिल की थी। हैटी स्टार और जज वॉलर की इंश्योरेंस पॉलिसियों का मामला था। मजमूई तौर पर पॉलिसियां $4 मिलियन से ज़्यादा की थीं। अजीब बात यह थी कि नेड निकोलस नामी एक वकील का नाम तीनों पॉलिसियों में मौजूद था। तो क्या ये नेड निकोलस दौलत का भूखा चूहा है? एक मामला फेयरपोर्ट सेविंग बैंक्स में $2 लाख की चोरी का भी था। गुज़िश्ता 4 बरसों में इस बैंक में ये तीसरी कमी थी। हर बार बैंक के सदस्य सैम टिल्डन ने छानबीन कराई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला था। वो सोच रही थी कि क्या सैम टिल्डन भी दौलत का भूखा चूहा है। कत्ल आमतौर पर दौलत के लिए किए जाते हैं। अगर नेड निकोलस और सैम टिल्डन दौलत के भूखे चूहे हैं, तो कातिल ओवरटन कैसे हो सकता है? कौन जाने, तीनों ही मुलविस हों। इससे सर झटका। अगर वो इसी तरह सोचती रही तो ख्वाब में सिर्फ चूहे ही नजर आएंगे इसे। हवाई में इस वक्त सुबह के 5 बजे होंगे। जैक क्या कर रहा होगा इस वक्त? और वॉशिंगटन में 11 बज रहे होंगे। पीटर क्या कर रहा होगा? क्या वो दोनों इसके मुतालिक सोच रहे होंगे? वो सोच रही थी। रात हो चुकी थी, लेकिन वो थका हुआ नहीं था। इसे बहुत अच्छा दिन गुजारा था। वो बहुत खुश था। बस एक बात नागवार लगी थी। इस बॉय स्काउट जिम डेम्पसे ने टीवी पर हीरो की तरह परफॉर्म किया था। वो इसे रोक सकता था, लेकिन इसकी इतनी अहमियत नहीं थी। आज का हीरो कल का विलेन भी बन सकता है। वो इसे दौड़ा दौड़ा कर थका मारेगा। डेम्पसे की छठी हिस्स हो। जो कुछ डेम्पसे को नजर नहीं आता था, वो देख लेता था। कुछ देखने के लिए डेम्पसे को अपनी दोनों आंखें खोलनी होंगी। स्याह पेंसिल से इसने एनबीसी के न्यूज़ कास्टर को क्रॉस किया। हुक्म का नहला। इसकी फॉरेस्ट में नंबर 6। इसे यकीनी तौर पर मालूम नहीं था कि सबसे पहले कौन सा टीवी नेटवर्क फेयरपोर्ट में लाइव कवरेज करेगा, या ये कि कौन न्यूज़ कास्टर यहाँ पर आएगा। चर्चमैन इसके लिए ज़्यादा लायक तरजीह था। वो ज़्यादा मशहूर था, लेकिन वॉरेन पेटी भी बुरा नहीं था। नोटबुक खुफिया दराज में रखने से पहले इसने अपने अगले रोज़ के प्लान का जायज़ा लिया। मैं इसे लुभा कर बाहर खुले मैदान में लाऊंगा, जैसे वो ओवरटन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं इसे शिकार कर लूँगा। नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बड़बड़ा रहा था। बिस्तर पर दराज होने के बाद इसने बीवी को बड़ी मोहब्बत से थपथपाया। बीवी ने नंदासी सी आवाज़ में कहा, सॉरी डार्लिंग, आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। लानत है, वो बड़बड़ाया। 7 जून, हफ्ता। डेम्पसे अच्छी तरह नहीं सोया। वो कातिल के पीछे भाग रहा था और कोई तंजिया आवाज़ में कह रहा था, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, तुम कभी नहीं ढूंढ सकोगे मुझे। कॉफ़ी की महक ने उसे जगा दिया। इसने हाथ बढ़ाकर बिस्तर को टटोला, लेकिन ब्रेंडा पहले ही उठ चुकी थी। डेम्पसे उठकर बैठ गया। इसका सर दुख रहा था और थकन भी दूर नहीं हुई थी। इतनी देर में ब्रेंडा नाश्ते की ट्रे लेकर आई। इसने सोचा, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें नाश्ता बेड पर ही मिलना चाहिए। वो बोली। डेम्पसे ने बेड साइड क्लॉक को देखा। 8 बजने में 10 मिनट थे। मैं कुछ ज़्यादा ही सो लिया। अच्छा है, तुम्हें नींद की ज़रूरत भी थी। चलो नाश्ता करो, ब्रेंडा बोली। नाश्ते के दौरान ब्रेंडा ने कहा, डार्लिंग, तुम्हारी रात के कारनामे पर मुझे फ़ख्र है, लेकिन मैं डर रही हूँ। मेरा ख्याल है ओवरटन तुम्हें कत्ल करना चाहता है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। तुम परेशान ना हो, डेम्पसे ने उसे तसल्ली दी। अब हमें मालूम है कि मुजरिम कौन है। मैं बस नामालूम से घबराता हूँ। मुझे यकीन है कि ओवरटन जल्द ही पकड़ा जाएगा। अगर वो मुझे कत्ल करना चाहता तो सबसे पहले मुझे निशाना बनाता। इस वक्त मैं मोहताज भी नहीं था, बल्कि मुझे यकीन है कि ओवरटन मुझे जिंदा देखना चाहते हैं, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। ये हमारे दरमियान मुकाबला है। वो इस वक्त मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा जब मेरे जीतने का इम्कान कभी हो जाएगा, मगर इससे पहले मैं इसे पकड़ लूँगा, डेम्पसे ने कहा। ब्रेंडा उठी और खिड़की की तरफ चली गई। इसने पर्दे हटा दिए। कमरा धूप से भर गया। फिर वो नाश्ते की खाली ट्रे ले गई। वो किचन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था।
इसे तमाम चैनल आजमा लिए थे। हर जगह से कार्टून दिखाए जा रहे थे। यह हफ्ते का दिन था। ज़्यादा लोग बिस्तर में ही होंगे। वो चैनल तलाश करता रहा। नियो हॉर्न स्टेशन से मकामी खबरें आ रही थीं। वो मुस्कुरा दिया। पैटी की मौत का मंजर दिखाया जा रहा था। बैकग्राउंड में तबसरा हो रहा था। फिर डेम्पसे की फुर्ती को स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था। इसका मुंह बन गया। स्लो मोशन में वो एक्शन और ज़्यादा मुतासिर कुन था। एक मुबस्सिर ने तजवीज़ पेश की कि डेम्पसे को इस बहादुरी पर स्पेशल मेडल मिलना चाहिए। इसने उड़कर टीवी ऑफ कर दिया। फिर डेली न्यूज़ की शह सुर्खी ने इसकी तवज्जो खींच ली। पूरे अमेरिका ने न्यूज़कास्टर को फ्राई होते देखा। नीचे छोटी सुर्खी थी, कातिल ने यह काम कैसे किया होगा। इसने अखबार को पलटा। पिछले सफ़े की लीड थी। ओवरटन ने 5वां कत्ल नेटवर्क टीवी पर पेश किया। इसकी बातें खिल गई। ये हुई ना बात, वो बड़बड़ाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कुछ बुझी बुझी सी थी। वो झिंझिला गया। ये अखबार आखिर बिकता क्यों है? इसे तो सनसनी फैलानी भी नहीं आती। दफ्तर जाते हुए वो कई जगह पर रुका। जिन लोगों से इसकी बात हुई वो सब दहशत ज़दा थे। पैटी की मौत वाहिद मौजू गुफ्तगू थी। वो बहुत खुश हुआ। पैटी का कत्ल वाकई बड़ा कारनामा था, ख़ास तौर पर स्टाइल के एतबार से। इसे लोगों के घरों में घुसकर इनके दिलों को बराह रास्त छुआ था। वो इसे कभी भूल नहीं सकते थे। खौफ था कि लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। गनें खरीद के लोड करके हाथ की पहुंच के करीब रखी गई थी। मिलने के लिए आने वालों को सर्द मोहरी से देखा जा रहा था। और आज का दिन और ज़्यादा सनसनीखेज होगा। वो टेनिस कोर्ट्स के सामने से गुजरा। सब कोर्ट्स भरे हुए थे। कोर्ट्स के नज़ारे ने यादों को जगा दिया। इसका सर हल्का हो गया। चक्कर आने लगे। ये विंबलडन का सेंटर कोर्ट था। फाइनल कॉर्नर्स के खिलाफ था। इसे बोर्ग को 6-0 से शिकस्त दी थी। बोर्ग कोई गेम नहीं जीत सका था। कॉर्नर्स यकीनन बोर्ग के मुकाबले में लुकमातर साबित होगा। इसे यकीन था कि कॉर्नर्स को तो वो एक पॉइंट भी नहीं लेने देगा। इसे सर्विस के लिए गेंद उछाली और रैकेट को हरकत में लाते लाते रुक गया। क्या फ़ायदा अब खेलने का? इसे हर खेल में कामयाबियत हासिल कर ली है। वो अजीम तरीन है। गुज़िश्ता वर्ल्ड सीरीज में इसने बेसबॉल में भी कमाल हासिल कर लिया था। स्टॉप इट! इसके अंदर कोई गुर्राया। तुम तो मुझे बीमार कर दोगे। वो बुड्ढे के इस तबसरे पर हंस दिया। यही तो मसला था। परफेक्शन हासिल हो जाए तो हर खेल बोर लगने लगता है। अलबत्ता कत्ल करने में नाकाबिले बयान सनसनी है। और वो दुनिया का अजीम तरीन कातिल था। इसने स्टीयरिंग व्हील पर घूंसा मारा। ये है हकीकी खेल, कत्ल। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन जानता था कि बुढ़ा मुस्कुरा रहा है। इसने अपनी गाड़ी पार्क की। चेहरे से शैतानी मुस्कुराहट पहुंची और अपने दफ्तर में चला गया। सैली फीरो का दूध वाला अपने खौफ का बड़ी सादगी और बेहद असर अंगेजी से इजहार कर रहा था। वो दोनों किचन के दरवाजे के बाहर खड़े थे। खातून, अगर ओवरटन चीफ ऑफ पुलिस, हेड ऑफ स्टेट पुलिस और FBI के बड़े अफसर की मौजूदगी में करोड़ों अमरीकियों के सामने वॉरेन पेटी को कत्ल कर सकता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं ये कस्बा छोड़ रहा हूँ। इसकी गिरफ्तारी के बाद ही वापस आऊँगा, वो कह रहा था। सैली दांतों से होंठ काटने लगी। मैं तो खुद ज़्यादा खौफज़दा रहती हूँ, इसने एतराफ़ किया। मुझे तो टॉम की तरफ से भी धड़का लगा रहता है कि वो किसी रात वो घर वापस ही नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ आपके शौहर को पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, दूध वाले ने हमदर्दाना लहजे में कहा। ये नौकरी तो औरतों को बेवा बना देती है। खूब, मेरी दिलजोई कर रहे हो तुम। टॉम कभी नौकरी नहीं छोड़ेगा, वो बुज़दिल नहीं है, सैली ने तलखी से कहा। मुर्दों के मुकाबले में बुज़दिल होना कहीं बेहतर है, दूध वाले ने कहा। मैं चलता हूँ, अब आपसे ओवरटन की गिरफ्तारी के बाद ही मुलाकात होगी। हर तरफ यही खौफ था, यही बातें हो रही थीं। इधर हेडक्वार्टर्स में तीनों फोर्सेस की मीटिंग हो रही थी। ओवरटन ने हुक्म के नहले पर भी अपनी उंगलियों का निशान छोड़ा था। लैब वालों ने तस्दीक कर दी थी कि डेम्पसे को मौसूल होने वाले धमकी आमेज खतूत ओवरटन ही के टाइपराइटर पर टाइप किए गए थे। ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ओवरटन इनमें कैसे घुसा और कैसे इसने पैटी के माइक्रोफोन में 220 वोल्ट का करंट दौड़ाने का सामान किया। इसे टाइमर पर 7:07 का वक्त जब्त किया था। इसे जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की वो स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर से चुराई गई थी और ओवरटन के घर के ड्राइव वे में छोड़ दी गई थी। कम वक्त के असाब देखो, डेम्पसे मुस्तरिबाना अंदाज में टहल रहा था। मेरा ख्याल था कि इसके मकान की मुस्तकिल निगरानी हो रही है। इसने राइस को सवालिया नज़रों से देखा। चीफ, हमारा एक आदमी हर वक्त मकान में मौजूद होता है, राइस ने जवाब दिया। कल वहाँ स्टेट पुलिस के
पॉल रॉबर्ट्स की ड्यूटी थी। इसका लहजा उज़र ख्वाहाना था। कल 5:25 पर इसने एक ट्रूपर को मोटरसाइकिल पर आते देखा तो समझा कि वो इसका रिलीवर है। ट्रूपर ने चीखकर उससे कहा कि वो अभी 1 मिनट में वापस आकर ड्यूटी शुरू कर देगा। रॉबर्ट्स ने अपनी चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। 10 मिनट वो इंतज़ार करता रहा, फिर इसका असली रिलीवर आ गया। उन्होंने मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी कर दी कि ट्रूपर आएगा तो वहाँ से ले लेगा। बग्स ने अपना टपारीलो सुगार बुझाया और खड़ा हो गया। हजरात, इस हिमाकत पर मैं माजरत ख्वाह हूँ। हमें इसे पकड़ लेना चाहिए था। इसे फ्रस्ट्रेशन में अपनी हथेली पर घूंसा मारा। इसमें शक नहीं कि ये ओवरटन बहुत मजबूत आसाब का आदमी है। वो हमारी यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला है। हम पब्लिक को नहीं बता सकते कि वो स्टेट पुलिस के ट्रूपर के भेस में भी हो सकता है। यूँ खौफ व हरास फैलेगा और वो पुलिस पर एतबार भी नहीं करेंगे, डेम्पसे ने कहा। अगर इसने मोटरसाइकिल अपने घर में खड़ी की है तो इसका मतलब है कि वो वहीं छुपा हुआ है। हो सकता है वहाँ कोई खुफिया कमरा हो। क्यों जिम? सैम गैडी ने राय दी। डेम्पसे चंद में उससे घूरता रहा, फिर से सर को तफहीमी जुम्बिश दी। ये मुमकिन है। पकोलो की टीम इस वक्त 2 खोजी कुत्तों के साथ वहाँ यही चेक कर रही है। अगर वहाँ कोई खुफिया पनाहगाह नहीं मिली तो पकोलो इस पूरे इलाके को चेक करेगा, डेम्पसे बोला। बेली ने आकर बताया कि ओवरटन की नर्स से ओवरटन की मरीजों की फहरिस्त हासिल कर ली गई है। इनमें कोई भी किसी तरह भी मकतूल से मुतालिक नहीं है। मुत्तफ़िका तौर पर तय पाया कि इतवार को होने वाली 200 साला तकरीब को मुलतवी कर दिया जाए। जश्न ओवरटन की गिरफ्तारी पर ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं गवर्नर से इस सिलसिले में बात करूंगा, बग्स बोल रहा था। पौन बजे फीरो, बेली और राइस पुरहुजूम क्लिपर बार में बैठे सैंडविच खा रहे थे। गुफ्तगू का मौजू वही था, कत्ल। आखिर वो ये गैर इंसानी हरकतें क्यों कर रहे हैं? कोई सबब तो होगा, बेली ने कहा। मैं नहीं मानता। कत्ल इंसानी ख्वाहिश है। पहला कत्ल रुए ज़मीन पर माँ के पेट से पैदा होने वाले पहले शख्स ने किया था और मकतूल इसका भाई था। वक्त बदल जाता है, इंसान नहीं बदलता, फीरो ने तबसरा किया। और वो सज़ा से बच निकला था। यही बात मुझे परेशान करती है। ये ओवरटन इस दौर का काबिल है, राइस ने कहा। वेटर्स कॉफ़ी लेकर आई। राइस ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, हम बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन सच ये है कि मौत बहुत आम सी चीज़ है। ये तुम कैसे कह सकते हो? बेली ने गुस्से से कहा। देखो, जल्द या बदेर मरना सभी को है, राइस बोला। लेकिन इससे मौत आम चीज़ साबित नहीं होती, मामूली। मैं नहीं मानता। बेली ने फीरो को देखा। फीरो की नीली आंखों में सर्द मोहरी थी। इसका पूरा तासुर बदल गया। वो सुगार का पैकेट खोल रहा था। मौत हमारे काम का हिस्सा है। हम हर वक्त मौत से नबर्द आजमा रहते हैं, लेकिन हमें तनख्वाह मरने की नहीं दी जाती। मुझे वो लोग बुरे लगते हैं जो कि ये समझते हैं कि हमें मरने की तनख्वाह मिल रही है। वो कहते कहते रुका। हकीकत यह है कि हमें ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तनख्वाह दी जाती है, राइस बोल रहा था। फीरो उठ खड़ा हुआ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरा वक्त आए तो ये काम जल्दी से निबट जाए। ये कहकर वो बाहर चला गया। बेली और राइस ने एक दूसरे को देखा। फिर बेली ने सर झटकते हुए उदासी से कहा, जाने ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा। लेफ्टी एंजेलो परेशान था। इसे अपने तमाम रास्ते आजमा लिए थे, लेकिन ओवरटन के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेफ्टी कानून से भागने वालों की नफ्सियात के मुतालिक सब कुछ जानता था। वो खुद इन तमाम मरहलों से गुजर चुका था। ऐसे लोग इस हाल में किसी से बहस और झगड़ा नहीं करते, किसी से नहीं उलझते। इनके सामने एक ही मकसद होता है, अपनी बका। लेफ्टी जुराइम की जेर ज़मीन दुनिया और कानून से आंख मचोली के मुतालिक इतना कुछ जानता था कि अगर ओवरटन को कोई पकड़ सकता था तो वो खुद ही था। मामला $1,00,000 का भी था। इसकी महबूबा बेल्स तो खुश हो जाती। खुदाया, वो औरत पैसा हाथ की मैल की तरह धोकर फेंक देने की कायल थी। लेफ्टी ने फैसला किया कि अब इसे डॉक्टर की फाइलों का जायजा लेना होगा। पकोलो और इसकी टीम ने मकान को छान मारा था, लेकिन कोई खुफिया कमरा बरामद नहीं हुआ। फिर वो पास पड़ोस को चेक करने लगे। पकोलो ने घड़ी देखी। दोपहर के 3:20 हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो गई। अंदर स्टेट पुलिस के सार्जेंट बूथ की ड्यूटी थी। वो ओवरटन की स्टडी में इसकी पसंदीदा चुरमी कुर्सी पर बैठा कोका कोला के घूंट ले रहा था। अचानक एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। इसकी पुष्ट पर चूंटियां सी सरसराने लगी। इसने अपना रिवॉल्वर निकाला और दबे कदमों डॉक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ा। इसने बहुत आहिस्तगी से दरवाजे का लट्टू घुमाया और दरवाजे को खोला। इसी वक्त इसके कंधे में दर्द की लहर उतर गई। साइलेंसर लगे माउजर ने की आवाज़ उसने पहचान ली थी।
इससे अपना हिप पैक रेडियो निकाला और लरसती आवाज में चीखा, मेडे, मुझे ओवरटन ने शूट किया है। फिर कमरा इसकी चीखों से भर गया। वो फर्श पर ढेर हो गया। इसने लेफ्टी को डॉक्टर की डेस्क के पीछे से उभरते हुए और फिर बाहर की तरफ भागते नहीं देखा। लेफ्टी किराए की कार तक पहुंचा तो बड़बड़ाया था, फायदा क्या हुआ, मुझे कुछ भी तो नहीं मिला। पकोलो 3 मिनट बाद पहुंचा। बूथ बेहोश पड़ा था, खून बहुत ज़ाया हो चुका था, लेकिन पकोलो को यकीन था कि वो मरेगा नहीं। इसने एम्बुलेंस के लिए कॉल की और फिर बड़बड़ाने लगा, हम धोखा खा गए। ये ओवरटन आया कहाँ से और कहाँ चला गया? जूडी ने हुक्मनुमा आईने को एडजस्ट किया। मर्सिडीज सड़क पर पानी की तरह बह रही थी। इसे ये काम मर्दों की तरह करना था और इसे साबका भी मर्दों ही से पढ़ना था। वो मुस्कुराई। वो सख्ती में मर्दों से कम नहीं थी। कई बार वो अपने साथियों को अपनी सख्त जानी से हैरान कर चुकी थी। इसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। कनेक्टिकट वाले स्पीड के मामले में बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहती थी कि आगाज ही चालान से हो। डेम्से अपने ऑफिस में बैठा इन शवाहिद पर गौर कर रहा था जो इन्हें अब तक ओवरटन के खिलाफ मिले थे। तमाम कड़ियां आपस में मिल रही थीं। यकीनी तौर पर ओवरटन ही मुजरिम था। तो फिर से क्या चीज़ परेशान कर रही है? इसने पेंसिल उठाई और पैड अपने सामने खिसका लिया। इसी वक्त बेली कमरे में आया। गस बेली ने इसे बताया कि ओवरटन के मकान में ड्यूटी देने वाले स्टेट पुलिस के सार्जेंट बूथ पर ओवरटन ने गोली चलाई है। डेम्से बेली के साथ ओवरटन के मकान पहुंचा। पकोलो के ख्याल में गोली माउजर से चलाई गई थी। वो लोग वापस आ रहे थे कि लैब वाले वहां पर पहुंचे। वापस जाते हुए बेली ने कहा, डॉक्टर को अपने ऑफिस में से कोई बहुत ज़रूरी चीज़ निकालनी होगी। सार्जेंट बूथ इसकी राह में हायल था। डेम्से ने इसे बहुत गौर से देखा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि गोली ओवरटन ने चलाई है? बूथ ने इसे देखा तो नहीं। ये महज इसका ख्याल है कि ओवरटन ने इसे शूट किया है। हम ये गलती क्यों करें? और बेली ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका जहन उलझ गया था। उसको फायरिंग के वाक़े का पता चला तो उसे कोई खुशी नहीं हुई। कोई मस्खरा मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो बड़बड़ाया। हालांकि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ये मेरा खेल है, मुकम्मल तौर पर मेरा। मुझे इस मस्खरे को तलाश करके इसे रास्ते से हटाना होगा। उसने सिगार का कोना चबाकर थूक दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।